हाँ, क्या हाल चाल है? कैसे हो? उम्मीद करता हूँ कि अच्छे होंगे। लेकिन जो आज का वीडियो है ना, वो उससे भी ज़्यादा अच्छा है। अच्छा इसलिए है क्योंकि हम आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में कुछ ऐसी बातें समझेंगे जो मेंटेनेंस को लेकर हैं, वाइफ के मेंटेनेंस को लेकर है, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसे ही रिसेंट केस में समझाया कि वाइफ को जो मेंटेनेंस है वो बेसिकली क्यों ग्रांट किया जाता है और वाइफ को मेंटेनेंस ग्रांट करने के पीछे बेसिकली मेन पर्पस क्या होता है। सो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इंटरेस्टिंग इसलिए है क्योंकि आज हम जिस केस को समझेंगे, जिस जजमेंट को समझेंगे जो सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, उस केस का जो फैक्ट है, जो फैक्ट्स हैं इस केस में वो बहुत ही पेक्यूलियर है, बहुत ही विचित्र है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इसलिए वीडियो भी इंटरेस्टिंग होगा। लेकिन इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि बेसिकली जो है सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही इम्पोर्टेंट बात कही है मेंटेनेंस को लेकर। मेंटेनेंस आखिर क्यों ग्रांट किया जाना चाहिए, क्यों ग्रांट होता है, हस्बैंड की कब ड्यूटी बनती है मेंटेनेंस देने की। सो बेसिकली इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के साथ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को समझने के लिए इस पूरे वीडियो को लास्ट तक देखिए ताकि आपको बेसिकली समझ में आएगा कि बेसिकली मेंटेनेंस क्यों जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं और समझते हैं इस केस के फैक्ट को। इस केस का नाम आपको स्क्रीन पर दिख जाएगा। सो बेसिकली इस केस में क्या हुआ था, सबसे पहले ये समझो। इस केस में पत्नी ने मतलब कि महिला ने 1999 में एक व्यक्ति से शादी की। ये शादी जो है काफी दिनों तक नहीं चल पाती है और 2005 में ये दोनों ही पार्टनर्स आपस में अलग हो जाते हैं म्यूचुअल कंसेंट के आधार पर। लेकिन बात यहाँ पर समझने वाली एक इम्पॉर्टेंट ये है कि ये शादी लीगली डिसॉल्व नहीं होती है। सिर्फ एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग के आधार पर दोनों ही पार्टनर्स अलग होते हैं। मतलब कि दोनों ही पार्टनर्स डाइवोर्स नहीं लेते हैं, सिर्फ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के आधार पर वो अलग हो जाते हैं एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग के माध्यम से। और फिर इसके बाद एंट्री होती है एक दूसरे व्यक्ति की जो इस केस में रिस्पोंडेंट है। ये महिला 2005 में ही एक दूसरे व्यक्ति से शादी कर लेती है, लेकिन ये शादी भी ज्यादा समय तक नहीं चलती है। ये जो व्यक्ति है ये फैमिली कोर्ट में एक पिटिशन फाइल करता है कि भाई जो इस महिला की पहले शादी हो रखी है वो अभी लीगली डिसॉल्व नहीं हुई है, इस आधार पर जो ये दूसरी शादी है वो वॉइड अब इनिशियो है, इसको जो है रद्द कर दिया जाना चाहिए। फैमिली कोर्ट इसको रद्द कर देती है। अब इसके बाद एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज यहाँ पर होती है, ये दोनों दोबारा से शादी कर लेते हैं। 2006 में दोबारा से लोग शादी कर लेते हैं। इसके बाद 2008 में इनको एक बच्चा होता है। लेकिन इसके बाद फिर दोबारा से एक टर्न आता है और इन दोनों के बीच, इन पति पत्नी के बीच जो है डिस्प्यूट क्रिएट हो जाता है, मनमुटाव बढ़ जाता है, जिसको लेकर पत्नी अपने इस दूसरे पति पर 498 का एक केस फाइल करती है और साथ ही साथ सीआरपीसी के सेक्शन 125 में एक मेंटेनेंस का केस भी फाइल करती है। इस मेंटेनेंस के केस में फैमिली कोर्ट मेंटेनेंस अलाउ कर देता है। फिर इसके बाद इस फैमिली कोर्ट के ऑर्डर के अगेंस्ट हस्बैंड अप्रोच करता है हाई कोर्ट और हाई कोर्ट में एक क्रिमिनल रिवीजन पिटिशन फाइल करता है और उस रिवीजन पिटिशन में कहता है कि भाई जो ये शादी है हम दोनों के बीच में वो वैलिड शादी नहीं है, इस शादी का कोई आधार ही नहीं है क्योंकि इससे पहले इस महिला ने ऑलरेडी एक शादी कर रखी है जो लीगली डिसॉल्व नहीं हुई थी। इस आधार पर वो हाई कोर्ट से ये प्रेयर करता है कि जो फैमिली कोर्ट ने ऑर्डर पास किया है मेंटेनेंस का उसको रद्द कर दिया जाना चाहिए। हाई कोर्ट ऐसा ही करता है, हाई कोर्ट जो है इसको रद्द कर देता है। सो बेसिकली अब इस हाई कोर्ट के ऑर्डर के अगेंस्ट ये महिला, ये पत्नी पहुंचती है सुप्रीम कोर्ट। जब मामला सुप्रीम कोर्ट में आता है तो यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट बात हमको समझनी है जो सुप्रीम कोर्ट ने हमको समझाया। लेकिन सबसे पहले मुझे ये बताओ कि इस केस का जो ये फैक्ट है ये इंटरेस्टिंग है या नहीं। सबसे पहले शादी हुई महिला की, उसके बाद दोनों ही आपस में अलग हो गए। हालांकि डाइवोर्स नहीं हुआ बट म्यूचुअली जो है वो अलग हो जाते हैं। उसके बाद दोबारा इस महिला ने किसी दूसरे व्यक्ति से शादी की और उस शादी को जो है नल एंड वॉइड डिक्लेयर करवा दिया गया। फिर उसके बाद दोबारा से शादी हुई, अब दोबारा से जो है ये डिस्प्यूट क्रिएट हो गया है। सो बेसिकली ये बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है इस केस का। अब यहाँ पर इस केस में सुप्रीम कोर्ट का क्या व्यू है इसको समझो। सुप्रीम कोर्ट ने बेसिकली कहा कि भाई देखो, जो सीआरपीसी का सेक्शन 125 है, सबसे पहले हमें इसका पर्सपेक्टिव समझना पड़ेगा। सीआरपीसी के सेक्शन 125 का
क्या उद्देश्य है, क्यों जो है इसको सीआरपीसी में रखा गया है। सीआरपीसी का सेक्शन 125 बात करता है मेंटेनेंस के बारे में, चाहे पत्नी की मेंटेनेंस हो, चाहे बच्चों की मेंटेनेंस की बात हो या पेरेंट्स के मेंटेनेंस की बात हो। तो सेक्शन 125 बेसिकली इन सभी के मेंटेनेंस को कवर करता है। अगर हस्बैंड जानबूझकर पत्नी को मेंटेन करने से नेग्लेक्ट करता है, तो यहाँ पर सेक्शन 125 में उसकी लायबिलिटी बनती है कि वो पत्नी को मेंटेन करे। लेकिन जो सेक्शन 125 है, इसके पीछे जो मेन पर्सपेक्टिव है, वो है सोशल वेलफेयर का। बेसिकली समाज में जितने भी लोग हैं, उन सभी का प्रोटेक्शन ज़रूरी है। चाहे वो इकोनॉमिक प्रोटेक्शन हो, चाहे वो सोशल प्रोटेक्शन हो, चाहे वो किसी भी तरह से प्रोटेक्शन हो, दे मस्ट फील प्रोटेक्टेड। इसी तरह से वाइफ का भी प्रोटेक्शन ज़रूरी है। और अगर हम बात करें इकोनॉमिक प्रोटेक्शन की, तो वो बहुत ही ज़रूरी हो जाता है उनकी डिग्निफाइड लाइफ के लिए। अगर हम सोशल जस्टिस की बात करते हैं, तो wife must be given social protection, wife must be given economic protection so that they can live a dignified life। इसी को आधार बनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर कानून में कोई लूप होल है, तो हस्बैंड उसका फायदा नहीं उठा सकता है। फिर इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में दो चीजें क्लियर की। सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सेकंड हस्बैंड को ये बात पता है कि वाइफ जो है अपने फर्स्ट हस्बैंड से अलग हो चुकी है। हालांकि उनकी शादी लीगली डिसॉल्व नहीं हुई है, उन्होंने डाइवोर्स नहीं लिया है, लेकिन मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग के आधार पर दोनों अलग हो चुके हैं। ये बात सेकंड हस्बैंड को पता है। और फिर इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये चीज पता होने के बावजूद दोनों ही पति पत्नी की तरह रहे थे। सो बेसिकली ऐसा कहते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर कहा कि अब ये जो हस्बैंड है, वो इस चीज को ग्राउंड नहीं बना सकता कि उसकी शादी जो है नल एंड वॉइड है, शुरू से उसकी शादी जो है एग्जिस्ट ही नहीं करती। ऐसा कहते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर कहा कि हस्बैंड की सिर्फ लीगल ड्यूटी नहीं है, बल्कि मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि वो अपनी वाइफ को मेंटेनेंस दे। तो इस तरह से ये है पूरा केस, जिसमें बेसिकली सुप्रीम कोर्ट ने ये बताया और ये समझाया कि मेंटेनेंस कितना जरूरी है वाइफ की वेलफेयर के लिए, वाइफ की डिग्निफाइड लाइफ के लिए, वाइफ की इकोनॉमिक प्रोडक्शन के लिए मेंटेनेंस जरूरी है। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर इन्फॉर्मेटिव लगी है तो उसको शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।